Hello everybody. You know, today we have the wonderful program, educational seminar, and I know we are a little bit late, but I always believe in better late than never. So today we have a lot of people helping and putting this thing together. Anita Gupta and Anil Gupta from Indianapolis. They have come here and they've been helping me from there. Okay, Rashmi Chopra and all the presenters, of course, and Sachin Agarwal. He has to do something, but he has come here and given us the whole day. But you know, जैसे शादियाँ एक आदमी से नहीं होती है, पूरे समाज को लेके चलना पड़ता है, और वही ये बात है हम लोगों के IHA कुटुंब की। तो अभी मैं ये देती हूँ, चूँकि देरी हो रही है अनीता को, और वो आस्था नवल का ये करेंगे। नमस्ते, मैं अनीता अनिल गुप्ता इंडियाना से। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपको हमें ये अवसर देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शैल जी का, और सभी का मैं स्वागत करती हूँ पुनः यहाँ पर। सबसे पहले जिस मेहमान को, जिस विशेषज्ञ को हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनका नाम है आस्था नवल, डॉक्टर आस्था नवल। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, कुछ उसी तरह से आस्था नवल जी इस कहावत को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि उम्र 7 साल की अवस्था से इन्होंने लिखना और कविता ये दोनों काम शुरू किया। डॉक्टर आस्था नवल हिंदी साहित्य जगत का पहचाना सा नाम है अमेरिका में। आपने विभिन्न कवि गोष्ठियों में, लघु कथाओं में, कहानियों में और बाल कवि सम्मेलनों में भाग लेने के साथ साथ कार्यक्रम का संचालन का कार्यभार भी संभाला। संप्रति पति ललित ग्रोवर और 2 बच्चों के साथ आप वर्जीनिया में रहती हैं। आप प्रकृति प्रेमी और सौहार्द की प्रचारक हैं। साहित्यिक परिवार में जन्मी डॉक्टर आस्था नवल को पिता हरीश नवल और माता स्नेह सुधा से लेखन कला विरासत में मिली। जैसा कि मैंने कहा कि 7 वर्ष की आयु से ही लेखन और कविता का प्रारंभ इन्होंने किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदू कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी। 19 वर्ष की आयु में प्रथम पुस्तक आस्था की डायरी का लेखार्पण बल्गेरिया के सोफिया विश्वविद्यालय में हुआ था। दूसरी पुस्तक डॉक्टर आस्था की लड़की आज भी का लोकार्पण 2006 में दिल्ली के सभागृह में हुआ। 2016 में काव्य संग्रह विस्थापित मन का प्रकाशन और हिंदी निकेतन द्वारा किया गया, जिसका विमोचन वर्जीनिया में किया गया। 2021 में डॉक्टर आस्था नवल को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैश्विक व्यंग लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य परिषद द्वारा इन्हें हिंदी प्रज्ञा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आइए जोरदार तालियों से हम डॉक्टर आस्था नवल का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, इतना लंबा आपने ले लिया, मेरा समय कम हो गया, मैं कम बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो किरण जी, शोभा जी, जिन्होंने मुझे बहुत आग्रहपूर्वक और बहुत प्रेम पूर्वक यहाँ बुलाया, और मैं शोभा जी के घर में ही ठहरी हुई हूँ, तो उनका प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IHA से मेरा संबंध जिनकी वजह से शुरू हुआ वो भी यहाँ उपस्थित हैं, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, डॉक्टर नरेंद्र टंडन जी, और मैं बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया करती हूँ कि उनके कारण 2007 से मैं इस अच्छी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में आकर मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मुझे अपना ननिहाल मिल गया हो या मायका मिल गया हो, क्योंकि आपने सुना मैं साहित्यिक परिवार में बड़ी हुई, और
दिल्ली के व्यापारी जो अब यहाँ पे व्यापारी हैं, उस परिवार में शादी हुई जहाँ तक साहित्य का कोई नाम नहीं था। बहुत अजीब लगता था क्योंकि कोई संवाद करने के लिए वैसा व्यक्ति नहीं मिलता था। घर के लोग सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो कमी थी वो IHA ने पूरी करी। और इसके बाद अब मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू करती हूँ। हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति, शिक्षकों की भूमिका, क्योंकि परिवार की बात हो रही है। तो मेरे नाना जी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ थे। तो शिक्षकों की क्या भूमिका है हिंदी साहित्य में और हमारी संस्कृति में, वो हम जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगा कि हम कुछ इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। और ये है क्या, हम हर बार ऐसी चर्चाएं करते हैं, संस्कृति पहले होती है या पहले साहित्य आता है? मैं सच में चाहूंगी कि आप सब अपने विचार दें, हाथ खड़ा नहीं करना तो बोलें या बताएं, आप क्या सोचते हैं कि क्या है? हमने हमेशा से सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण है और संस्कृति समाज को चलाने वाली है। तो क्या है संस्कृति और क्या है साहित्य? क्या पहले आता है? संस्कृति पहले आती है। तो साहित्य क्या संस्कृति से उपजता है? उसी का कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल। तो संस्कृति कौन बनाता है? साहित्य संस्कृति से उपजा है, तो संस्कृति कौन बना रहा है? समाज। और साहित्य समाज का दर्पण। Excuse me, ma'am. Actually, संस्कृति जो होती है वो देश, काल और समय के हिसाब से आती है। वाह। उससे है ना, मतलब क्या है कि उसको ध्यान में रखते हुए जो इंसान होंगे वो उसको संस्कृति को डेवलप करेंगे, फिर उससे फिर है ना साहित्य डेवलप होगा। बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ, मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप इंटरैक्ट करें, क्योंकि हम सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए, हम सब यहाँ पर जो लोग हैं हम सब हिंदी को बढ़ा रहे हैं, हम चर्चा करने आए हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि साहित्य कहते किसको है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि साहित्य होता क्या था, ये हम आगे बात करेंगे। पहले हम जानते हैं संस्कृति क्या होती है। जैसे कि रवि जी ने बोला कि हम समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से उसको बनाते हैं। तो संस्कृति आदर्श और नियम बनाती है, जो हम कई बार कहते हैं कि हमारी हिंदी संस्कृति या भारतीय संस्कृति नहीं है। जी एक सेकेंड, आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग खड़े होके अपना नाम बोलिए एंड फिर जोर से क्वेश्चन पूछिए कि सब कोई सुन सके। थैंक यू। धन्यवाद किरण जी, बहुत अच्छा सुझाव है। दूसरा एक माइक पे, ये और भी अच्छा सुझाव है। तो आप भी अपना नाम बता दीजिए। सचिन जी जो हमारी मदद कर रहे हैं, धन्यवाद। संस्कृति आदर्शों और नियम का पालन करना है। आप क्या समझते हैं कि आदर्श कहाँ से आते हैं? समाज से। आदर्श भी समाज से आते हैं। संस्कृति जीवन यापन की कला है। संस्कृति सिर्फ जीवन ही नहीं, और जीवन किनसे चलता है? राजनीति, धर्म, अर्थ यानी कि फाइनेंस, समाज, और ये सभी आयाम संस्कृति में जुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे संस्कृति का विकास होता है। जो संस्कृति में मेरे माता पिता पले बड़े थे, वही संस्कृति मेरी नहीं होगी। मैं उसको आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसमें अपनी भी चीजें जोड़ूँ। जिनको अब आप पाल रहे हैं, जो बच्चे अब हमसे पढ़ने आ रहे हैं, उनकी संस्कृति सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं है जो उन्होंने अपने माता पिता दादा दादी से ग्रहण करी है। उनकी वो भी संस्कृति है जो वो अमेरिकन संस्कृति ले रहे हैं। तो संस्कृति बदलती रहती है। अब साहित्य क्या है? आप लोग आजकल बड़ा अटपटा सा लगता है, वो बोलते हैं ओ आई रेड अ लॉट, देयर वाज सो मच लिटरेचर ऑन व्हाट आई वांटेड टू बाय अ XYZ प्रोडक्ट, सो मच लिटरेचर। हम हर चीज को लिटरेचर बोलते हैं। क्या लिटरेचर वाकई में वो है जो शब्दों में गढ़ा हुआ हो? हम जब एरोप्लेन में भी मैं आई तो उसमें लिखा हुआ था बेवरेजेस लिटरेचर।
जो आपका खाने का है उसमें, और उसको भी वो लिटरेचर का नाम दे रहे हैं। तो क्या लिटरेचर वही है जो भी लिखा हुआ है? आप लिटरेचर किसे मानते हैं? हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लिटरेरी लोग बैठे हैं, तो क्या वो लिटरेचर है जो वो लिख रहे हैं, या वो तमाम चीज़ें जो हमें आजकल इंटरनेट पे मिलती हैं वो सब लिटरेचर है? आजकल लिटरेचर क्या है इसकी भी बड़ी परेशानी हो गई है। साहित्य में भी जैसे संस्कृति में राजनीति, धर्म आदि सब कुछ आता है, वैसे ही साहित्य में भी आता है। साहित्य में भूगोल भी आता है। जब हम पटना जाते हैं तो वहाँ का जो साहित्य है वो कलकत्ता के साहित्य से थोड़ा सा अलग हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि मैं फैक्ट बोल रही हूँ या नहीं, पर मैंने एक चर्चा में सुना था कि हर राज्य की जो रामायण है, रामकथा, वो डिफरेंट होती जाती है, वो अलग अलग है, क्योंकि वो उस समाज के हिसाब से रची हुई। राम एक ही है, सीता एक ही है, लक्ष्मण, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें। क्योंकि एक जगह किसी ने बताया कि वहाँ भाभी जो है या देवर जो है वो भाभी को घर लेके जाता है। एक ने बताया नहीं, जो भाई है वो घर लेके जाता है मायके। ऐसी चीज़ें वो क्या है? क्या वो साहित्य गलत है? कोई भी साहित्य हमारे समाज से पनप रहा है और हर समाज अपना स्वरूप बदलता है। जैसे हमारे साहित्य का स्वरूप हमारे बच्चों के साहित्य के स्वरूप से बहुत अलग है। एक अंग्रेज़ी का मैं उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम बच्चे थे तो लाइब्रेरी से नैन्सी ड्रू और एनेट ब्रिटन, हमारी जो इंग्लिश की टीचर्स होती थी, वो कहती थी ये दोनों को पढ़ो, बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे बहुत पढ़ते हैं इंग्लिश की किताबें। मैं उनके लिए एनेट ब्रिटन का बहुत बड़ा सेट लेके आई। बड़ी खुशी से उन्होंने खोला और 4 पेज के बाद कहते हैं दिस इज ओल्ड माँ, हम ऐसा वाला नहीं पढ़ते। मैंने कहा अरे ये तो सबसे अच्छी कहानियाँ है, हमारी टीचर ने बताया था। हमारी टीचर ने नहीं बताया। तो साहित्य भी अपना रूप बदलता है। फिर भारतीय संस्कृति, हमने संस्कृति क्या होती है इस पे चर्चा करी। हम सब जब अपना देश छोड़ के आते हैं, हम जिस एरा में आते हैं, जिस छोटे या बड़े प्रदेश से आते हैं, उसको अपने हृदय में साथ लाते हैं और फिर उसको भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं। मेरी भारतीय संस्कृति हो सकता है अर्चना जी की भारतीय संस्कृति से बहुत अलग, लेकिन क्या मैं भारतीय नहीं हूँ या वो भारतीय नहीं? हम सब भारतीय हैं। शोभा जी, आपके बच्चे भारतीय संस्कृति, आप मुझे बता रहे हैं कि वो बिंदी लगाना पसंद करते हैं, वो साड़ी पहनना पसंद करते हैं, वो भी भारतीय संस्कृति है। क्या फैशन करना बुरा है? वो भी भारतीय संस्कृति का अंग हो सकता है। कल हमने इतना सुंदर कार्यक्रम देखा, नाच गाना, वो भी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है और भारतीय संस्कृति का एक अंग है साहित्य, जिसे हम, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं। भारतीय संस्कृति, यहाँ मैंने लिखा उदाहरण इसलिए दिया है, आजकल बहुत ज़्यादा युद्ध की बात हो रही है कि हमें खून का बदला खून से लेना चाहिए। आप सबको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारी जो भारतीय भूमि है वो वीरों की भूमि है। जब आप राजस्थान की बात करते हैं और वीरांगनाओं की बात करते हैं, मैं सिर्फ वीर नहीं बोल रही, वीरांगनाओं की बात कह रही हूँ, तो वो कहते हैं वो भारत की नारी हैं जिन्होंने ऐसा बलिदान दिया। सती प्रथा बाद में बुरी हुई, पर वो क्यों शुरू हुई वो भी एक अलग बात है। और वहीं हमारी ही भूमि है जो गौतम बुद्ध के पाठ पढ़ाती है, जो गांधी जी की बात बताती है। हमारे ही भारतीय संस्कृति है जो कह रही है कि नहीं, हमें खून का बदला लेना चाहिए, और हमारी ही संस्कृति हमें बताती है कि नहीं, अहिंसा ही है जो हर काम आसान बना सकती है। और भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र, नाट्य शास्त्र, औषध ज्ञान,
ये सभी आता है। हम जब भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो हम सिर्फ हिंदी या हिंदी साहित्य तक संकुचित नहीं रह सकते। अब हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभिनव जी, मैं आपको स्पॉट पे डाल रही हूँ, पर आप क्या सोचते हैं? हिंदी साहित्य क्या है आपकी नज़र में? अभिनव जी हमारे आज के मुख्य कवि हैं। हिंदी साहित्य मेरे विचार से जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, रचा जाने वाला हर वक्तव्य जो है वो हिंदी साहित्य है, जो सबके हित की बात करता है। साहित्य का जो अर्थ है तो सबका हित जिसमें समाहित हो। तुलसीदास कह गए हैं कि सुरसरी सर सबकर हित होई, कि कविता ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह नदी होती है, गंगा नदी है, वो सबका हित करती है, उसी तरह साहित्य भी वही है जो सबका हित है। वाह, बहुत सुंदर बात है। तो मुझे पता था कि किससे पूछना। वो भी एक बहुत बड़ी कला है। तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आती है। अगर कोई भाषा तीसरे स्थान पर आ रही है तो उसका साहित्य कितना वृहद और विशाल होगा, ये हम सोच सकते हैं। और हिंदी साहित्य में राजनैतिक साहित्य भी होता है, एक भौगोलिक साहित्य भी होता है, धार्मिक साहित्य भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम साहित्य को धर्म से अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने साहित्य को धर्म से अलग किया तो हम तुलसी और सूरदास को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर साहित्य का मतलब केवल धर्म या केवल राजनीति नहीं होती, ये हम सबको जानना होगा। और हिंदी साहित्य, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य में ही PhD करी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती तक चला था। मतलब 7वीं शती से हमारी जो हिंदी का साहित्य लेखन शुरू हो गया था। वैसे जो आज की हिंदी है वो ऐसी नहीं थी, पहले पाली और प्राकृत होती थी। सब कहते हैं कि संस्कृत माँ है, संस्कृत जरूर माँ है, पर संस्कृत सिर्फ हिंदी की ही माँ नहीं है, बहुत सारी भाषाओं की माँ है। और जो हिंदी है, जब हम शुद्ध हिंदी की बात पे आजकल कई समुदाय हैं जो अटक जाते हैं, हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हिंदी पाली और प्राकृत से आई है, फिर अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश बनते बनते उसमें बाकी कई सारी भाषाओं का उसमें सम्मेलन हुआ। पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, ये सारी जो भाषाएं और भी अन्य बोलियां, ब्रज भाषा और अवधी जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती हैं, राजस्थानी, उन सभी भाषाओं का जब मिश्रण हुआ तो वो हिंदी बनी। अगर हम ये कहेंगे कि हमें हिंदी सिर्फ संस्कृत निष्ठ बोलनी है, तो ये मेरा अपना अनुमान है और ओपिनियन है कि हम हिंदी भाषा का अपमान करेंगे। भाषा को रोकना नहीं है, उसको पीछे धकेलना नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही कि हम एक सेंटेंस स्पीक करें जो आजकल के न्यूज़ चैनल्स करते हैं, लेकिन हम एक वाक्य बोल सकते हैं जिसमें शब्द की जगह अगर किसी बच्चे ने वर्ड बोल दिया तो कोई बात नहीं, उसको माफ़ भी किया जा सकता है। और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ आज जिनकी हमने विमोचन किया पुस्तक का, गुलाब जी, वो हिंदी साहित्यकार हुए या उर्दू साहित्यकार? तो अगर हम इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो हम बहुत संकुचित हो जाएंगे। हम कोई भी एक्सट्रीम अगर फॉलो करने लगेंगे तो शायद हम अपनी भाषा को और साहित्य को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। और मैं फिर से कहूँगी कि ये मेरा अपना विचार है, IHA के बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ मैं। तो भारतीय मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे। एक बार प्रकाश जी खड़े हो जाइए, वहाँ पर आपका माइक है। माइक वहीं पर है। नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, पर मैंने एक जगह पढ़ा था हिंदी का कि जैसे आपने बोला कि हिंदी जब लेखन साहित्य शुरू हुआ
तो साहित्य को उसमें ही मानते थे जब वो मुक्त थी। मुक्त के मतलब लेखन में नहीं थी वो, जैसे बिल्कुल कथाओं में चलती थी, बिल्कुल ठीक। लोकोक्तियों में चलती श्रुति थी, परंपरा। कथानकों में चलती थी। उसके बाद आपका ये भाषा लिखित रूप से शुरू हुआ, जैसे प्राकृत बोला, आपने पाली बोला, उसके बारे में आपका विचार जानना था। मुझे ऐसा लगता है हम हमेशा आपको कहते हैं ना कि साहित्य को आप उसमें भी सब कुछ कथाओं में भी सर्कल में जोड़े। चलता है। जैसे तो जितने कबीर के दोहे हैं वो श्रुति परंपरा से आए हैं। हम सुन के जितनी हमारी जातक कथाएं हैं, जितने हमारे फोक जो कलाएं हैं, लोकगीत हैं, वो सब श्रुति परंपरा से आए। लिखना नहीं होता था, एक ने वाचन, एक ने दूसरे को वाचन किया, उसने उसको किया, और उसका रूप हर प्रदेश में जाके बदलता गया। कहानियाँ वही होती हैं। और अगर जैसे जब हम लोग प्रवासी हुए तो हमें मुझे अपने देश के बारे में ज़्यादा पता चला, क्योंकि हम जब अपने देश में रहते हैं तो अपने छोटे से कुंभ में रहते हैं। जब हम विदेश में आते हैं तो हम अलग अलग संस्कृतियों से मिलते हैं। और अगर आप अपने भारतीय से भी बाहर निकलें तो आपको पता चलेगा कि वही कथाएं हैं, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। मेरी रशियन फ्रेंड की भी वही कथा है। वो एक दिन ऑफिस से बाहर निकल रही थी, मैंने उसे आवाज़ लगाई, कहती है नो आस्था, बैड लक। बैड लक? कहती हाँ, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है दरवाजे पे कोई खड़ा हो तो बुलाओ मत। तो वही कथाएं हैं जो किंवदंतियों के रूप में आगे 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 बढ़ती गई। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, ये सब कुछ पहले मौखिक था। और जो मैं वृत्त की बात कर रही थी कि सब कुछ सर्कल में होता है, अगर आप देखें तो अब ये फिर से वही आ गया है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते हैं। हम अर्चना जी को उनकी YouTube वीडियोस के भरोसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी किताबों को कम पहचानते हैं। तो अब फिर से श्रुति परंपरा आ रही है। अरे तुमने वो सुना से ज़्यादा देखा होता है। अब रील्स आ गई हैं, हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं। फिर एक बात अगर जैसे अभिनव जी की किसी को पसंद आ जाए, अलग अलग कवि उसे अपना बना के बार बार कहते हैं, और फिर वो अपना स्वरूप थोड़ा बदलती जाती है। तो हमने बात करी संस्कृति की, साहित्य की, भारतीय संस्कृति की, हिंदी साहित्य की। अब इन सब में शिक्षक का क्या महत्व है? मैं शिक्षकों के परिवार से आती हूँ। मेरे नाना, माता, पिता, मेरी बहन इटली में हिंदी पढ़ाती हैं, और मैं खुद, मेरी सास भी टीचर हैं और उनके पिताजी भी टीचर थे। तो शिक्षकों की क्या भूमिका? हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर आप सब पढ़ सकते हैं, इसे मैं बोल देती हूँ, वो ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू आए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हम शिक्षक की भूमिका, उसका महत्व गोविंद, हरि, उससे भी अधिक समझते हैं कि अगर मुझे ईश्वर मिलेगा तो इसलिए मिलेगा क्योंकि मुझे गुरु ने उस ईश्वर तक जाने की राह दिखाई। तो ये महिमा है गुरु की। वो महिमा नहीं है जो कहेगा कि मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, घर में मेरे को ट्यूशन के 400 रुपये देना तो पढ़ाऊंगा। वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारतीय संस्कृति, वैसे अगर बात करें तो द्रोणाचार्य की बात निकलती है कि वो अंगूठा ही मांग लेगा, लेकिन गुरु की महिमा हमेशा से चली आई। संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा बताया जाता था कि चाणक्य गुरु थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत बाद में पता चला, पर सब ये बोलते थे कि चाणक्य के कारण राजा बनवा, मतलब एक गुरु के कारण। कथाएं बनती गुरुओं के कारण, जो हम महाकाव्य पढ़ते हैं गुरुओं के कारण। तो गुरु की भूमिका और भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हिंदी साहित्य में नेक्स्ट स्लाइड, हिंदी साहित्य में शिक्षक की क्या भूमिका हो, या किसी भी साहित्य में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? जी, आपका नाम? राकेश रंजन। जी। तो मैं सोच रहा था कि आपने भाषा की बात क्यों नहीं की,
क्योंकि आप साहित्य की बात कर रही हैं, संस्कृति की बात हो रही है, भाषा उससे कुछ अंतर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि संस्कृत है, संस्कृत भाषा बहुत ही अद्भुत भाषा है। Perhaps it's different than any other language that we know of in many ways. तो उसका भी कुछ हमको लगता है कि जो भाषा का जो असर साहित्य पर पड़ता है, उसकी भी कुछ उसके बारे में कुछ बोल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर किरण जी ने ना मुझे टॉपिक भाषा नहीं दिया, उन्होंने हिंदी साहित्य दिया, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य की बात करी। पर भाषा जो आप कह रहे हैं, मैं ज़रूर छोटी सी बात करना चाहूँगी। भाषा है तभी साहित्य है, बिना भाषा के तो साहित्य हो ही नहीं सकता। और भाषा का जो रूप है वो हमेशा बदलता रहता है, संस्कृति की तरह। जैसे संस्कृति भी बदलती रहती है धीरे धीरे, भाषा थोड़ी जल्दी बदलती है, संस्कृति थोड़ी धीरे धीरे बदलती है। मैं एक बात बोलूं? और संस्कृत की आपने बात करी तो संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, उससे ज़्यादा मॉडर्न भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नपुंसक लिंग भी था, जिस पे आजकल बहुत चर्चा होती है। दे देम यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, वहाँ पहले से था। बिल्कुल। मैं वही बोल रहा था कि संस्कृत भाषा बदली नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो मर गई। हाँ, शायद इसलिए अब वो नहीं जी पाई। नहीं, जी तो वही है अभी भी, लेकिन maybe that's the only language that has not changed with time. So is Latin and so is Hebrew. but those are almost extinct languages. Sanskrit is not. ये बहुत अच्छा विचार है, हमें ज़रूर शायद नेक्स्ट IHA के लिए राकेश रंजन जी टॉपिक देंगे। लेकिन लैटिन एंड वो दोनों लैंग्वेज वो संस्कृत जैसी ही है, इट्स काइंड ऑफ दैट। एंड संस्कृत भी माने इट्स नॉट लाइक आप कितने लोगों से आप संस्कृत में बात करते हैं, हमको कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, भाषा कन्वर्सेशन कर नहीं सकते। हम लोग बचपन में बात करते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हम लोगों का जो बना हुआ सिस्टम चला आ रहा है अभी भी, तो संस्कृत इज नॉट डेड बाय एनी मीन्स। अभी देखिए हार्वर्ड में संस्कृत पढ़ाई जाती है, जर्मनी में हर एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। मेरा बेटा लैटिन पढ़ता है मिडिल स्कूल। हाँ, ठीक है, लेकिन पर संस्कृत में जो लिटरेचर है संस्कृत का, अगर आप गूगल कीजिए साइज ऑफ लैटिन लिटरेचर, देन यू गूगल साइज ऑफ ग्रीक लिटरेचर, देन यू गूगल साइज ऑफ संस्कृत। Well, I just all ancient literature. You combine that, then you Google size of Sanskrit literature. It's about 100 times bigger. और इसी से हम फिर वापस आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम डाइग्रेस हो जाएंगे क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे, पर हम ज़रूर इस पर चर्चा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति साहित्यकारों की संस्कृति। जैसा राकेश जी ने कहा कि संस्कृत का अगर आप खोज करेंगे, मैंने कभी ऐसी खोज करी नहीं, पर अगर आप करेंगे तो उसका साहित्य सबसे वृहद होगा। क्यों वृहद होगा? शायद हमारी संस्कृति के कारण, क्योंकि हम साहित्य पसंद करते हैं और हम शायद अपने भावों को, अपने अनुभवों को भाषा में पिरोना जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं शायद। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम शिक्षक पे आए थे, शिक्षक भारतीय संस्कृति में क्या महत्व रखता है, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड हम कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में हम जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, हम छोटी छोटी कहानियों से शुरू करते हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम बैठे हैं, हम क्यों बैठे हुए हैं? शिक्षक की आज हमारे लिए क्या भूमिका है? प्रवासी भारतीयों के लिए अस्मिता का प्रश्न है। अस्मिता माने जी प्रताप जी, हमारे DC चैप्टर के प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह वाशिंगटन DC चैप्टर से आया हूँ। जो हमारा आज का चैप्टर है हिंदी साहित्य,
हिंदी साहित्य जो हमारे देश में बहुत सारे हिंदी प्रदेश हैं, उनमें सब हिंदी साहित्य पढ़े गए, लिखे गए, मगर कुछ जो हिंदी भाषी नहीं है प्रदेश, बांग्ला साहित्य बहुत फेमस साहित्य हुए हैं, गुजराती साहित्य भी, राजस्थानी साहित्य भाषा और प्रदेश स्थिति काल के अनुसार लिखे गए और ये सारी भाषाओं का एक संगम साहित्य है। ज़्यादातर जो है हिंदी भाषी साहित्य इसलिए है कि हिंदी भाषी प्रदेश ज़्यादा थे, देश में आज भी हैं और हर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो हर किसी के लिए हिंदी साहित्य को समझना आसान है। बांग्ला साहित्य को हम उत्तर प्रदेश वाले नहीं पढ़ सकते, गुजराती साहित्य को हम नहीं पढ़ सकते, तो मगर हिंदी साहित्य जो लिखा गया है उसको सभी ने पढ़ा। हमारे आज़ादी से पहले जो हमारे जो क्रांतिकारियों ने बंगाली को, गुजराती को सबको जगाया, तो उन्होंने जो मैसेज पहुंचाए कुछ हिंदी में पहुंचाए, वह हिंदी जानने वाले बंगाली लोगों ने आगे वो पहुंचाए, तो इस तरह से हमारा पूरा देश जागृत हुआ। और ये हमारे भाषा और साहित्य का ही कमाल था कि जो हमें देश को आज़ादी मिली, सभी एकत्र हुए और लड़े। और साहित्य और संगीत ऐसी चीज़ है जो हर किसी में प्राण फूंकती है। तो साहित्य जो है जोश भरता है। आज हम अमेरिका में इकट्ठे हुए हैं हिंदी के लिए, इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले हम सिखाएंगे, बच्चे जो हम संस्कार सीखेंगे, कितना हमने अपने साहित्य से, लैंग्वेज से कितना हमने सीखा है, उसको हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है शिक्षक की मैं एक भूमिका। छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। शिक्षक का आप जो सबसे बड़े शिक्षक हैं माता पिता होने के नाते। गुरु से ज़्यादा जो सबसे पहला गुरु माना गया है, माँ को माना गया है। माँ पहला गुरु होती है बच्चे की, जो लैंग्वेज सिखाती है, फिर उसके पेरेंट्स जो उसको सिखाते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बेटे की शादी कोरियन लड़की से हुई है। अच्छा। तो वो बहू हमारी कोरियन जानती है, हम हिंदी जानते हैं, तो हमारी घरवाली कोरियन नहीं जानती, इंग्लिश नहीं जानती, तो अपनी सास अपनी बहू से कैसे बात करें और बहू सास से कैसे बात करें। तो अब हमारी जो पोती है वो कोरियन भी जानती है, हिंदी भी जानती है, इंग्लिश भी जानती है। तो अब वो हमारी पोती जो है दादी को इंग्लिश सिखाती है। अब जब कुछ बात ऐसी कहती है तो दादी उससे आगे पूछती है क्या कह रही थी, मगर ये कह रही थी, तो मुझे बताना पड़ता है। तो शिक्षक का आपने जिक्र किया, शिक्षक जो हैं आजकल भारत में शिक्षकों के रोल से ज़्यादा जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को पास करा रहे हैं, मगर वो पैसे ले रहे हैं। पैसे लेके ट्यूशन पढ़ा के जो पास करवा रहे हैं, डिग्रियाँ दिलवा रहे हैं और अच्छे मार्क्स बच्चों को दिलवा रहे हैं। और शिक्षक जो देश के अंदर क्या कर रहे हैं, शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा है, कोई कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, बाद में चुनाव लड़ते हैं वो लोग। तो ये देश की जो ये शास्त्र की कमी, हिंदी की कमी, इन चीज़ों ने हमारे इस देश को पीछे किया है। ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझाया लोगों ने, राजनीति को आगे कर दिया। शिक्षा जो शिक्षक हैं आज के शिक्षक ही 50% पार्लियामेंट में शिक्षक ही बने बैठे हैं। तो शिक्षक वो है जो ट्रू ज्ञान दे। पहला शिक्षक माँ है। हर कोई अपने बच्चों को ट्रू ज्ञान दो, ट्रू संस्कार सिखाओ। मैं जो है 50 साल की उम्र तक शराबी नहीं था, और अब पीनी शुरू करी तो 50 के बाद शुरू करी। क्यों करी कि 50 साल तक मुझ में अपने बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप का अधिकार था। तो ये सब संस्कार जो सिखाए जाते हैं बुजुर्गों से और अपने परिवार से सिखाए जाते हैं। अभी भी मुझे शराबी मत समझना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि समाज के हिसाब से बैठना पड़ता है। अब हम अंग्रेजों में बैठते हैं तो अंग्रेजों जैसी बात करनी पड़ती है, पर हैं तो हम हिंदी भाषी। प्रताप जी आपने हमारे दर्द निकलेंगे और हिंदी में निकलेंगे। नहीं, माता पिता शिक्षक हैं और उनको शिक्षक होने की चैप्टर आपने चुना है। शिक्षक होने की भूमिका निभानी चाहिए। पीछे माइक चाहिए। मेरे रंग के लोग यहाँ भी हैं। जी हम प्लीज इनको सुने। जैन साहब। मैं चंद्र कुमार जैन,
ये जो चर्चा चल रही है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बिखर गई है जी। मैं थोड़ा इसको समेटना चाहूँगा। 3 शब्दों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, साहित्य, समाज और संस्कृति और शिक्षक। और शिक्षक इसमें चौथे उसमें आ गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है और भाषा। तो भाषा के उसमें तो समाज और संस्कृति दोनों आ गए, इसलिए कि जो हमारे तौर तरीके हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, हम बोलते हैं, वो सब सारी हमारी संस्कृति बन जाती है इस तरह से। और उसको जो वर्णन उसका जो किया जाता है वो होता है भाषा से। और जो लोग जिन लोगों जो जिस ग्रुप के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस तरह से वो बन जाता है एक समाज। तो अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा है कि भारत देश के लोग जो हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और जितने हमारे प्रांत हैं भारत में, सबकी अलग अलग भाषा है। भाषा अलग अलग है तो हमको लगता है कि उनकी संस्कृति, उनके समाज में तौर तरीकों में फर्क आ सकता है, जो भी है बात मिला करके कुल मिला के। शिक्षक का जहाँ तक सवाल है तो मेरे ख्याल से शिक्षक और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु जो है वो आपको संस्कार भी देगा, आपको संस्कृति भी बतलाएगा, आपको सभी। गुरु और शिक्षक जो है वो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर जो है कार्यशैली में आपको निपुण कर देगा ताकि आप उससे अपना जीवन यापन कर सकें। शिक्षक, मैं लाइफ लॉन्ग शिक्षक रहा हूँ, करीब 47-48 साल में मैंने शिक्षा में बिताए और दैट्स द ओनली थिंग आई डिड। लेकिन मैं इंजीनियरिंग का शिक्षक था। अब इंजीनियरिंग का शिक्षक था, चाहे मैंने इंडिया में पढ़ाया 40 साल, जाके 25 साल और 25 साल यहाँ पढ़ाया, लेकिन हमने सिर्फ वही बात दी जो उनको फील्ड में काम आती है। उसके अलावा हमने कोई उनको संस्कार कोई, और हो सकता है कि मैं आई माइट बी अ वेरी गुड इंजीनियरिंग टीचर बट आई माइट नॉट बी एज गुड एट गुरु। तो मैं संस्कार या लोगों को देना कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जब वो मेरा हिस्सा हो। तो इसलिए जो है वो गुरु शब्द बहुत मतलब अलग है। और पुराने ज़माने में जब हम प्राचीन काल में गुरुकुल जो हुआ करते थे और जिस परंपरा की हम बात करते थे तो वहाँ दोनों काम होते थे। वहाँ संस्कार वगैरह और आपके रीति रिवाज, तौर तरीके, भाषा वगैरह भी सिखाई जाती थी और आपको किसी कार्यशैली में निपुण भी किया जाता था ताकि आप जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें। तो यहाँ से जयंत जी मैं बात शुरू करती हूँ क्योंकि वो मुझे बार बार समय दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया हमें, गुरु और शिक्षक में अंतर। और क्योंकि आप इंजीनियरिंग के टीचर थे इसलिए शायद संस्कार आप नहीं सिखा सकते थे, पर क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं, जब मेरे माता पिता हिंदी साहित्य क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो साहित्य में क्या है, समाज। समाज की जब आप चर्चा करेंगे तो क्या आएगा, संस्कृति। तो वो शिक्षक का महत्व आ ही जाएगा अपने आप जब हम साहित्य सिखाएंगे या पढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक आयाम नहीं देंगे, बहुत सारे आयाम देंगे। हमारा एक शरारती क्लासमेट होता था, उसमें आया टेस्ट में कि कवि क्या कह रहे हैं बताएं, तो उसने आंसर लिख दिया, वो कवि क्या जिसकी बात समझ आ जाए। एक कविता को भी समझने के लिए और समझाने के लिए शायद आपको साहित्य में शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं अपने पिताजी डॉक्टर हरीश नवल का एग्जाम्पल लूँगी। मैला आंचल किन्होंने लिखा है, गणेश्वर नाथ रेणु। सो उनका जो मैला आंचल है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किताब है, वो हम सब एक बार पढ़ के उतनी गहराई से नहीं समझ सकते। तो उनको वो हमारे कोर्स में लगा होता था और मेरे पिताजी को हर कॉलेज बुलाता था कि मैला आंचल हमारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, आप उस पर एक अलग चर्चा करें, एक अलग भाषण दें। और जब समझ में आता था तो वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताब बन जाती थी। ऐसे ही निर्मल वर्मा की चीरों पर चांदनी, जब हिंदी साहित्य का और भारतीय संस्कृति से
लिपा पोता बच्चा निर्मल वर्मा की चीरों पर चांदनी पड़ता है तो उसको अवाक रह जाता है कि ये कैसा राइटर है जो जाके बियर पी रहा है, जो किसी गोरी लड़की के साथ कमरे में चला गया है। सब हैरान हो जाते हैं। तब भूमिका आती है शिक्षक की और वो समझाते हैं कि हर जगह की संस्कृति अलग होती है। अगर आप किसी ऐसे देश में गए हैं जहाँ शराब की तरह नहीं देखी जाती, तो उसमें वहाँ पे वो संस्कृति है, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हो सकता है हमारी संस्कृति का हिस्सा ना हो। हमें अपने आप को व्यापक करना पड़ता है। जब हम साहित्य लिखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य को गुनना जब होता है तो शिक्षक की भूमिका आती है। तो हम जैसे लोग काम आते हैं, अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़े तो। आपके जीवन में, क्योंकि हमारा बहुत लंबा खिंच गया, मुझे आशा नहीं थी कि इतने सारे लोग अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे। बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा था कि हम अंत करेंगे कि कोई अपने छोटी छोटी बात बता सके कि शिक्षक की क्या भूमिका रही हमारे जीवन में। मैं अपना एक उदाहरण दूंगी। हिंदी तो क्योंकि मुझे धरोहर में मिली मेरे माता पिता से, पर मेरे डांस के टीचर थे एक, हरिराम उनका नाम था, और वो बहुत बारीक बारीक बातें बताते थे कि जब आप खड़े रहो तो ऐसे नहीं खड़े होते कि दूसरे को ब्लॉक करो। जब आप किसी और को देख रहे हो, आंखों में देखो। चाहे वो ना भी बताते तो चलता था, लेकिन वो हमें नाटक भी सिखाते थे। उन सब का जो यूसेज है, तब हम सिर्फ उनको सुनते गए, गुनते गए। बहुत सालों बाद मैं यहाँ जुम्बा क्लास में गई और वहाँ बहुत सारी भारतीय स्त्रियाँ थी। किसी को समझ नहीं थी कि ब्लॉक नहीं करना होता या कहाँ जाना होता है या कौन सी सीमा में। अगर उसने बोला 4 कदम, तो 4 कदम इतने नहीं बढ़ाने होते, आप इतने भी बढ़ा सकते हैं। शिक्षक की भूमिका ऐसी अजीब अजीब जगहों पर भी याद आती है कि हमें पता नहीं चलता कि कब हम कैसे क्या किसी को दे रहे हैं। इसलिए जो जैन जी ने कहा, गुरु का महत्व बिल्कुल बहुत अलग है, लेकिन शिक्षक की भूमिका और खास करके एक साहित्य के छात्र के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। आप अपना एक मैं मना करना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज बताएं शिक्षक की भूमिका। मेरा नाम युगल चावला है जी। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में कई तरह के टीचर्स देखे। सबसे इम्प्रेसिव टीचर मुझे लगे जो मेरी 9th और 10th ग्रेड के इंग्लिश टीचर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में मुझे क्या सिखाया? डेडिकेशन। वो टीचर ऐसे थे कि स्कूल ख़त्म होने के बाद 12:30 बजे के करीब स्कूल ख़त्म होता था, पर हम सब बच्चों को बिठा के 1.5 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाते थे हर रोज़। मतलब ये कोई मंडे ट्यूसडे नहीं, एवरी डे ऑफ द वीक। तो उससे मुझे क्या मिला कि जो भी काम करो डेडिकेशन से करो। तो टीचर जो होता है वो, जैसे आपने बताया कि किसके रास्ते में नहीं आओ, एग्जाम्पल दिया आपने, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने टीचर से ऐसे ही सीखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप कुछ सज्जन ने बताया कि जो ट्यूशन करते हैं, ऐसे टीचर भी मैंने देखे हैं जो कि स्कूल में कम पढ़ाते थे और उनके बच्चे जाते थे। परंतु आईआईटी में मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ। आईआईटी में मैंने ऐसे डेडिकेटेड टीचर देखे कि उनके आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि दे वर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, जिन्होंने हमको अच्छा बनाया। जैसे आईआईटी के इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, वो इसका कारण कि दे वर वेरी डेडिकेटेड पीपल। और ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो कि बिल्कुल तैयारी करके ही नहीं आते थे और निकम्मे अपना पे रोल में अपना कम काम कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ाया भी है मैनेजमेंट स्कूल में, तो मैंने जो मैंने चीज़ें सीखी डेडिकेशन के बारे में, मैंने वैसे ही उनको की और अपने बच्चों को भी वैसे ही मैंने संस्कार दिए। बहुत अच्छी बात कहा आपने। हमारा समय भी हो रहा है दूसरे शीर्षक के लिए, लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा। आप समराइज करें। तो हमने बात करी भारतीय संस्कृति, हिंदी साहित्य और शिक्षक की भूमिका, और उस सब की चर्चा आज हम ओहायो में बैठकर क्यों कर रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है हिंदी भाषा का बढ़ावा ये हम सबका एक समूहित जो है गोल है जीवन का कि हाँ उसमें हमें आगे बढ़ाना, अपने बच्चों को देंगे, तो वहाँ शिक्षक का महत्व आता है। और हिंदी भाषा सिर्फ स्पोकन हिंदी ना रहे, उसमें साहित्य भी जुड़े। और साहित्य अब सिर्फ भारत में रहने वालों की धरोहर नहीं रह गया है। साहित्य हमारे बीच में नरेंद्र टंडन जी बैठे हैं और भी साहित्यकार बैठे हैं, इतना बृहद है। आप अगर यहाँ पे हिंदी टीचर्स हैं, जैसे टेनेसी से आए हुए आप लोग हैं, तो किसी की कविता पढ़ाएं, उनको बताएं, और फिर जब उन्हीं कवि को आप बुलाएंगे तो एक अलग महत्व होगा। एक सजेशन है, ऐसा नहीं है, पर साहित्य संस्कृति मिली जुली है, कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। और शिक्षक अगर आप चाहें तो उसका बहुत महत्व हो सकता है, अगर ना भी चाहें तो भी जो माता पिता के रूप में आपके घर में शिक्षक हैं, जैसा कि प्रताप जी ने बताया, वो हमेशा रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत